हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र के बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। दोस्तों, यह बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग पहला टॉपिक इतिहास शुरू करेंगे। दोस्तों, इसमें सभी विषय अलग अलग दिए गए हैं और हमारा प्रयास होगा कि सभी विषयों को फुल डिस्कशन के साथ सभी प्रश्नों को पूरा करें। दोस्तों, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएँ आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, जिन्हें उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो टॉपिक दिया है प्राचीन भारत का इतिहास। इससे पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसमें इसका जो डिस्कशन देखेंगे, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ कहा जाता है। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका जो आंसर हो जाएगा आधि ऐतिहासिक युग काल में पड़ता है। इसका जो डिस्कशन दिया है, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आधि ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आधि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से बनी इमारत। इसमें डिस्कशन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोटार द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। इसमें पहला जो डिस्कशन दिया गया, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? कौन है? तो लोथल है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली से प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। इसमें देखेंगे, प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोंदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन नहीं थे? तो B.A. स्मिथ नहीं थे। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित R.D. बनर्जी और K.N. दीक्षित और M.S. वत्स थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन के कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की और ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला जो क्वेश्चन है, बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें जो देखेंगे नीचे, बोगाजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नक्षत्र देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यन ईरान से होकर ही भारत में आए थे। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुरुषनिक नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजा युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनिक नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन, अनु, दु, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। इसमें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10 मंडलों में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। अगला जो क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक ने। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला जो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। इसमें जो डिस्कशन दिया गया है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वजिष्ठ संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उन्हें उनसे प्रियदर्शन नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया।
यह उनका प्रथम शिष्य था। जामाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधर कहा जाता है, निम्न प्रकार के थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचर्क प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार किया। उरुबुला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम यानी वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारण, दुख का अंत, इनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की विशेष शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चूंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मददव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कुशीनगर पहुँचे यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी। यही 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बौद्धों की त्रिपिटक जो है धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला जो इसमें है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सूत पिटक महात्मा बुद्ध के वचन। अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। अगला जो क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण एवं दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन नहीं है? आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है मतलब इसमें टॉपिक डिस्कशन यह है, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अगला जो क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का है। अगला जो इसमें महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेदांत के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था।
इसके बाद उस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान में वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पुरुवर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आजीविकों ने किया है। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं काटकर निवास बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा अशोक पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर चौपर नामक गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इस मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश एवं नंद वंश एवं मौर्य वंश की भी राजधानी रही। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा उदयन। हर्यकवंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उस राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उदयन ने। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसे राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।